नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 कृतिका का पाठ माता का आंचल पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी मैं माता का आंचल का फुल एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और समरी भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, संचयन, क्षितिज, स्पर्श, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और ग्रामर का भी, व्याकरण का भी बहुत सारा मैं बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, मैं अभी आप लोगों को माता का आंचल का फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इनके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। लेखक ने इस पाठ में अपने बचपन की यादों को बताया है कि बचपन में कौन कौन सी खेल खेलते थे, उस समय का माहौल कैसा था, और बीच बीच में प्रचलित लोकोक्तियां का भी प्रयोग हुआ है। इस पाठ में ग्रामीण आंचल यानी गांव का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित किया गया है। बालकों के खेल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। शहर के चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को आत्मीयता से प्रस्तुत किया गया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। पाठ शुरू होता है जैसा कि इसमें बताया लिखा है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जहाँ लड़के एक साथ होते हैं, बच्चे लोगों का संग होता है, तो वहां पर बहुत तरह के मृदंग बजते हैं, मतलब ढोल नगारे बजते हैं। और जहाँ बूढ़े का संग होता है वहाँ खर्चे का तंग होता है। और जब बूढ़े लोग एक साथ बैठते हैं, बुजुर्ग लोग जब एक साथ बैठते हैं, तो वहां पर किस तरह की बातें होती है, पैसे की बातें होती है, किस तरह तंगी है, किसके घर में क्या परेशानियां हैं, घर में राशन पानी की बात, गांव में, शहर में जो महंगाई फैल गई है, इसके बारे में बात। तो यहाँ पर लेखक इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक कहते हैं कि उनके पिता सुबह उठते थे और नहाते थे और पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी लेखक बचपन से ही अपने पिता के करीब हो गए थे, पिता के साथ ही हमेशा रहा करते थे। माता से केवल दूध पीने का ही नाता था, यानी केवल दूध पीने के समय ही माता के पास जाते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। और आजकल क्या होता है, पहले के जमाना में क्या था, एक बैठक रूम होता था जिसको लिविंग रूम कहते हैं, तो उसमें जेंट्स लोग सोया करते थे, बैठा करते थे। और उसके अंदर वाले जो रूम होते थे तो उसमें लेडीज लोग सोती थी, बैठती थी। तो लेखक बाहर वाले बैठक के रूम में ही पिता के साथ ही वे सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। भभूत किसको बोलते हैं? राख जो होता है। तो क्या होता है, पूजा पाठ करते समय जो अगरबत्ती जलाया जाता है तो उसमें से जो कुछ राख गिरता है जला हुआ, तो उसका तिलक लगा देने के लिए वे कहते थे, अपने पिता को दिक करने लगते थे, मतलब जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौरे ललाट में त्रिपुंड कर देते थे। और उस समय उनका पूजा का समय रहता था पिताजी का, तो कभी कभी वे हंसते थे, कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी जाते थे, डांट भी देते थे, और उनके चौरे लीलार मतलब ललाट पर त्रिपुंड कर देते थे, मतलब तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी,
सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन जब वे लीलार में भभूत लगाते थे तो बहुत ही सुंदर दिखता था, और उनकी लंबी लंबी जटाएं मतलब बाल थी, और क्या होता था भभूत रमाने से वे कैसे लगते थे, बम भोला मतलब शिव जी जैसे होते हैं शंकर जी, उस तरह देखने में लगते थे। क्योंकि शंकर जी को देखेंगे फोटो में भी, आप कहीं भी देखिएगा तो विभूत लगाए रहते हैं, तो उस तरह उनका चेहरा देखने में लगता था। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक कहते हैं कि प्यार से उनको भोलानाथ उनके पिताजी घर में कहते थे, लेकिन उनका असली नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल मतलब पास में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। वहां पर जब उनके पिताजी रामायण पढ़ा करते थे तो उस समय लेखक क्या करते थे, बगल में बैठ जाते थे और वहां पर एक शीशा होता था, उस शीशे में अपना मुंह देखते रहते थे। बच्चे जैसा कि देखते होंगे घर में बच्चे इसी तरह करते रहते हैं। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, तब भी मुस्कुरा पड़ते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो क्या होता था, जब वे चुपचाप छुप के आईना देखते रहते थे, शीशा देखते रहते थे, तो उनके पिताजी की जब नजर पड़ जाती थी तो वे भी मुस्कुरा देते थे, और फिर वो क्या करते थे, लेखक शर्मा जाते थे और शीशा को नीचे रख देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते थे। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। और लेखक बताते हैं कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद वे क्या करते थे, राम नाम लिखते थे, और अपनी एक रामनामा बही होती थी उनकी, खाता जिसको बोलते हैं, कॉपी के जैसी मोटी होती थी, उस पर क्या करते थे, 1000 बार राम का नाम लिखते थे और उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। आगे देख रहे हैं लेखक किस तरह बैठे हुए हैं, उनके पिताजी उनको पैर पर बैठाकर खेल रहे हैं। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उनके पिताजी क्या करते थे, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे और उसमें आटे की गोलियां लपेट देते थे, और उस गोलियां को कहाँ ले जाते थे, गंगा जी की ओर चल पड़ते थे और वहां पर मछली को खिलाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। और उस समय क्या करते थे उनके पिताजी, वे क्या करते थे, पिताजी के कंधे पर विराजमान मतलब बैठ जाते थे, और गंगा जी उनके घर के पास होगा गंगा जी, तो वहां पर एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को उनके पिताजी जब खिलाते थे तो लेखक यह सब कंधे पर बैठे बैठे देखते थे और उनको हंसी आती थी, यानी वो खुश होते थे, क्योंकि जब मछली खाने लगती थी गोलियां तो लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। और जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर किस तरह उनके पिताजी पेड़ पर झूला झूला रहे हैं बैठा के, तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके पिताजी क्या करते थे, झूला झूलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। होता है ना कि छोटा बच्चा जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ से उनके साथ बॉक्सिंग करते हैं, तो इसी तरह उनके पिताजी प्यार से उनके साथ बॉक्सिंग करते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, और वे क्या करते थे, कभी कभी हार जाते थे। इसलिए हार जाते थे ताकि बच्चे को अच्छा लगे कि पिताजी हार गए हैं। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। लेखक क्या होता था, पीठ के बल लेटना, यह उतान पड़ जाते और हम उनकी, लेखक के पिताजी क्या होते थे, पीठ के बल लेट जाते थे और लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो इस तरह के खेल किस तरह पिताजी से खेला करते थे।
और उनके पिताजी किस तरह बच्चे को प्यार करते थे, इसमें बहुत ही अच्छा ढंग से दिखाया गया है। तो क्या करते थे वो बच्चे, उनकी मूंछ उखाड़ने लगते थे, फिर उनके पिताजी उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, जब जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। यानी बायां गाल खट्टा चुम्मा के लिए और दाहिना गाल मीठा चुम्मा के लिए दे देते थे। बायां का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिना का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गरा देते थे। तो इस तरह से उनके पिताजी क्या करते थे, कोमल गालों पर अपना दाढ़ी मूछ गराकर उनसे खेलते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। और क्या होता था, जब दाढ़ी गराते थे तो बच्चा था, उसका शरीर कोमल था, तो वे झुंझला जाते थे और मूछ को नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खरे खरे खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। और उनके पिताजी झूठ मूठ से, बनावटी मतलब झूठ मूठ से रोने लगते थे और लेखक को यह अच्छा लगता था और वे खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने के लिए बैठते। और उनके साथ क्या होता, पूजा पाठ करके उनके पिताजी जब लौटते थे तो चौके पर खाना खाने बैठते थे। चौका उसको बोलते हैं जहाँ घर में एक स्थान बना होता है, वहां बैठकर, एक लकड़ी का पीढ़ा लगा होता है, तो उस पर बैठकर पहले जमाना में लोग खाते थे। तो लेखक भी उनके साथ खाना खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। और क्या करते थे उनके पिताजी, एक कटोरे में गोरस और भात सानकर मतलब मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। और जब खाकर अफर जाना मतलब भरपेट जब वो खा लेते थे, तब माँ फिर से खाना खिलाने बैठ जाती थी, हट करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा बच्चा ठीक से नहीं खाया होगा। यह माँ का ममता होता है, क्योंकि बच्चे अगर खा भी लेते हैं पूरे पेट, फिर भी माँ कहती है कि नहीं, तुम पूरा खाना नहीं खाए हो। तो वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। और उनकी मम्मी मतलब माँ कह रही हैं कि आप तो 4-4 दाने के कौर खिला रहे हैं, तो इससे थोड़े ही पेट भर जाएगा। बच्चे को ऐसा लगता है कि हम बहुत खा लिए हैं। पर खाना खिलाने का एक ढंग होता है, बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए, मतलब मुंह में पूरा तरह से अधिक अधिक करके खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रही हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और यहाँ पर उनकी माँ कह रही हैं कि जब खाएगा बड़ा बड़ा कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब जब बड़ा बड़ा कौर खाएगा तो क्या होगा, दुनिया में आगे बढ़ पाएगा। और यहाँ पर उनकी माँ कह रही हैं कि देखिए मैं अब खिलाती हूँ, मर्दुए मतलब आदमी लोग क्या जाने खाना कैसे खिलाया जाता है। महतारी मतलब माँ के हाथ से जब बच्चे खाते हैं तो उनका पेट भरता है। यह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि क्या करती थी उनकी माँ, थाली में दही भात शांति थी मतलब मिलाती थी, और वहां अलग अलग उसमें कौर बनाती थी। एक तोता है या मैना है या कबूतर है या हंस है या मोर है, इस तरह से एक एक कौर का वहां पर थाली में अलग अलग कौर के हिसाब से बना देती थी। तो क्या करते थे, और कहती थी कि जल्दी से खा लो नहीं तो मैना उड़ जाएंगे, तोता कबूतर उड़ जाएंगे। तो लेखक क्या करते थे, जल्दी जल्दी खाना खा लेते थे, उड़ने का मौका ही नहीं देते थे, मतलब जल्दी से खाना खा लेते थे। अब आगे बताते हैं कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, यानी सारे खाने को हम खा जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। अब उनके पिता खुश हो जाते थे और कहते थे अब जाकर खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा
लेकर नंग धरंग बाहर गली में निकल जाते। इस तरह लेखक बताते हैं कि किस तरह से वे उछलने कूदने लगते थे। फिर काठ का एक घोड़ा होता था, वे कपड़े भी कम पहनते थे, नंग धरंग मतलब बहुत कम कपड़े रहता था उनके बदन पर, और गली में लकड़ी के घोड़ा पर खेलने निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। और क्या करती थी उनकी माँ, अचानक उनको पकड़ लेती थी। अब लेखक कितना भी छटपटा रहे हैं लेकिन उनकी माँ नहीं मानती थी, और एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों तेल उनके माथे में डाल देती। मतलब एक चुल्लू कड़वा तेल का मतलब है सरसों तेल लेकर चम्मच 2 चम्मच के हिसाब से इस तरह उनके सर में डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उपट कर ही छोड़ती थी। अब क्या करते, लेखक रोने लगते थे और बाबूजी थोड़े गुस्से भी हो जाते थे, पर माँ नहीं मानती थी, वे सर में तेल डाल ही देती थी बहुत सारा। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी। और क्या करती थी, किसी का नजर न लगे इसके लिए नाभि में और लीलार में काजल की बिंदी लगाया जाता है। यह रूल अभी भी नियम है, छोटे बच्चे को काजल लगाया जाता है कि किसी की नजर न लगे। तो इस तरह से वे बाल उनका लंबा था तो उसमें चोटी गूंथ देती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और उसमें क्या करती थी, चोटी बांधकर उसमें रिबन होता है, रिबन से फूल बांध देती थी लट्टू जैसा, और रंगीन कुर्ता पाजामा टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे और उनकी माँ उनको सजा देती थी, संवार देती थी। ऐसा लगता था कि वे कन्हैया बन गए हैं, कृष्ण जैसा बन गए हैं, और थोड़े थोड़े रोते भी रहते थे। फिर वो पिताजी के गोद में बाहर खेलने निकल जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था, और जैसे ही लेखक बाहर निकलते थे तो बाट जोहने वाला मतलब बहुत सारे उनके जो दोस्त उनके साथी लोग होते थे, बच्चे लोग, वे उनका बाट जोहते थे, मतलब रास्ता देख रहे होते थे, क्योंकि उन लोगों को भी लेखक के साथ खेलना था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी के गोद में उतर पड़ते, और जैसे ही सारे बच्चे उनके साथ होते थे वे रोना भूल जाते थे और बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। और क्या करते थे, उनके जो दोस्त होते थे उनके साथ मिलकर तमाशे करने लगते थे, मतलब कुछ न कुछ खेल खेलने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं। अब लेखक यहाँ आगे तो बताया है कि किस तरह से माँ पिताजी के साथ प्यार से रहते थे, पूजा पाठ करते थे, फिर माँ उनको खाना खिलाती थी, उनका बाल में तेल लगाकर चोटी गूंथ देती थी। अब यहाँ पर किस तरह से खेल खेलते थे बच्चे सबके साथ, यह सब दृश्य यहाँ दिखाया गया है कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं होते थे, मतलब खेल जो खेलते थे ऐसे वैसे खेल नहीं होते थे, तरह तरह के वे खेल खेलते थे, नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था, और बैठने का जो जगह चबूतरा होता है, एक चौड़ा लंबा चौड़ा सा जगह होता है, तो वहां का एक कोना क्या करते थे, नाटक घर बनता था, जहां पर ये लोग तमाशे करते थे, खेलते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी, और उनके पिताजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, पहले जमाना में क्या होता था, एक छोटा सा चौकी होता था, मतलब जैसे मचिया होता है लकड़ी का, उसी तरह चौड़ा एक पलंग के जैसा, आधा पलंग मान के चलिए, तो इतना चौड़ा चौकी जैसा होता था, उस पर बैठकर लोग नहाते थे। तो वह रंगमंच बनता था, नाटक के लिए रंगमंच होता है ना, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा होता था। सरकंडे मतलब बांस के खंभों पर कागज का चंदोवा, छोटा सा समियाना बनाते थे वे लोग। जिस तरह बड़े लोग नाटक के लिए पहले समियाना तैयार करते हैं, उसमें किस तरह से नाटक होगा, इस तरह ये लोग भी, बच्चे लोग को भी जितना दिमाग हो पाता था उतना ये लोग काम करते थे। चंदौआ तान कर मिठाइयाँ की दुकान लगाई जाती थी, उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू होते थे, और जो चिलम होता है हुक्का, जो लोग पहले के जमाने में पीते थे, तो
उसके खोचे पर क्या करते थे, कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मिट्टी के लड्डू, जो सॉफ्ट मिट्टी होता है ना, जिसमें कंकर पत्थर वगैरह नहीं होता है, तो ढेले के लड्डू बनता था, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियां बनती थी, गीली मिट्टी की जलेबियां बनती थी, फूटे घरे के टुकड़े के बतासे बनते थे, मतलब एक मिठाई, सूखी मिठाई होती है जो दीपावली समय में बिकता है ना, बतासे। तो इस तरह से बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती। ठीक रहो, मतलब छोटे पत्थर के बटखरे, बटखरे किसको बोलते हैं, जैसे नापने तौलने के लिए किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम के बटखरे होते हैं ना, इसी तरह का वो लोग किसका बनाता था, छोटा पत्थर के टुकड़े का, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनता था। और हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, और बच्चे लोग ही खरीदते थे। उसमें से कुछ बच्चे खरीदार बन जाते थे और कुछ लोग बच्चे जो है दुकानदार बन जाते थे। आपस में इस तरह वे लोग खेलते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे और बाबूजी जो थे उनके कुछ पैसे देकर सामान खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदे बनाते थे। मतलब थोड़ी देर के बाद क्या करते थे, ये खेल तो ये लोग खेल लेते थे, अब आगे का खेल घरौंदा बनाने का खेल खेलते थे। तो थोड़ी देर में क्या होता था, मिठाई का जो ये लोग दुकान तैयार किए थे उसको बंद कर, बढ़ाकर मतलब बंद करके वे लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेर दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता था। तिनका क्या होता है, छोटा छोटा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसका छप्पर तैयार, घर तैयार होता था। और दातुन, जो दतमन होता है जिससे लोग दांत साफ करते हैं, उस तरह के दातुन के खंभे बनाए जाते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज का घर ये लोग बनाते थे। घरे के मोहरे की चूल्हा चक्की बनते थे। और घरे में जो आगे का भाग होता है ना, जिस जो मुंह से लोग पानी निकालते हैं, तो वहां उससे चूल्हा चक्की ये लोग बनाते थे। दिए की किवाड़, दिए जो जलाए जाते हैं दीपावली में, तो इस तरह दिए की कराही बनाते थे। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी, पूजा के लिए जो एक कलछी होती है चम्मच के जैसे, तो क्या होता था, पूजा वाली आचमनी कलछी बनते थे। पानी की के घी बनते थे। धूल के पिसान, धूल जो है उसका आटा जैसा बनता था। और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार मतलब भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। और बच्चे लोग ही उसमें क्या करते थे, भोजन भी तैयार करते थे और बच्चे लोग ही बैठकर खाते भी थे। तब पंगत बैठ जाती थी। पंगत मतलब क्या होता है, खाने वाले वहां पर बैठ जाते थे। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। तब उनके पिताजी क्या करते थे, धीरे से आकर लाइन में बैठ जाते थे भोजन करने के लिए। जिमने मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। और जब लेखक के पिताजी वहां बैठते थे तो सबको शर्म आ जाती थी। सारे बच्चे क्या करते थे, वहां से हंसकर भाग जाते थे और जो भी घर वगैरह बनाए हैं उसको बिगाड़ देते थे, चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। यानी उनके पिताजी हर चीज में बच्चे का किस तरह खेल कूद में भी साहस देते थे। तो इस बात को दिखाया गया है। आगे बताते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब कभी कभी जैसे शादी ब्याह होती है और बारात निकलती है घर में, तो बच्चे देखते हैं, तो वे लोग भी इस तरह का करने का कोशिश करते थे कि कभी कभी लेखक क्या करते थे, बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग जुलूस, जैसे वहां पर बच्चे का एक टीम होता था, वहां सारे बच्चे खड़े हो जाते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, मतलब टीन जो होता है उसका तंबूरा बजता था ढोल जैसा। और अम्बोले, अम्बोले जो आम का उगता हुआ पौधा होता है उसको घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। क्या होता है, आम का उगता हुआ पौधा में से उसको आम का क्या होता है, बहुत ही अच्छा उसमें बन जाता है आम का गुठली का, तो उससे शहनाई बजाते थे ये लोग। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। और चूहेदानी जो घर में छोटा सा होता है उसका पालकी ये लोग बनाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजा लगती। और लेखक क्या करते थे, समधी बनकर बकरे पर ये लोग बैठ जाते थे और चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने बारात
की दरवाजा लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम के केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैये का कलसा रहता था। जिस तरह ये लोग देखते थे कि शादी ब्याह किस तरह होता है, गोबर से आंगन निपा जाता है और केले की टहनियों से आंगन को सजाया जाता है, तो इस तरह ये लोग भी सजाते थे। और कलसा वहां पर मिट्टी का बर्तन में जो आम का पौधा का पल्लव उसमें डाला जाता है, उस तरह से वहां शादी का जो रस्म होता है जिस तरह गांव में, इस तरह लेखक सारा चीज करते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। और बच्चे लोग देखते होंगे कि शादी ब्याह किस तरह होता है, तो वे भी क्या करते थे, लौटने के समय जब बारात लौटती है उस समय दुल्हन विदा होती है ससुराल के लिए, तो खटोले पर लाल ओहार मतलब पर्दे जैसा डाला हुआ एक कपड़ा के अंदर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता, मतलब दुल्हन को उसमें बैठा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब उनके पिताजी तो खेल खेल में भी साथ देते थे। हर खेल में बच्चों के पास आकर उन लोगों को हंसाते हैं, मजाक करते हैं। तो उनके पिताजी जो ही दुल्हन को उघाड़ते थे, मुंह देखने का कोशिश करते थे, तो सब वहां से भाग जाते थे। अब आगे बताते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठे होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब तो ये हो गया आगे का खेल। अब इधर आगे बता रहे हैं कि अब ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर मंडली, बच्चों की मंडली जुट जाती थी, बहुत सारे बच्चे आ जाते थे। इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। अब ये लोग का मन होता था बच्चे का कि अब खेती किया जाए। तो देखते होंगे ये बच्चे लोग की खेती किस तरह किया जाता है। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। और चबूतरे के छोर पर घिरनी होता है जिसमें से पानी निकाला जाता है कुएं से, तो उस तरह का ये लोग गली में कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी पर एक चुक्कर बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। तो इस तरह से खेती करने के लिए जो सामान बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरह ये लोग भी बनाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकर बीज और ठेंगा हल जुआटा। और क्या होता था, चबूतरा पर ही ये लोग खेलते थे। चबूतरा को फिर ये लोग खेत बना लेते थे और छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं जिसको कंकर कहा जाता है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा, उसको ये लोग बीज बनाते थे। मतलब ये अनाज है, तो इसको अनाज को हम लोग क्या करेंगे, जमीन में डालेंगे। और ठेंगा हल जुआटा बनता था। हल से हल किस तरह जोता जाता है खेत में बीज डालने के लिए, तो ये लोग इस तरह से बनाते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। ये लोग फिर खेत जोतते थे, फिर उसमें बीज डाले जाते थे, फिर इसको पटाते थे, पानी डालते थे। फसल तैयार देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। और ये लोग क्या करते थे, बोलता था कि चलो अब फसल तैयार हो गया है और हम लोग काट लेते हैं। तो इस तरह का नाटक करके ये लोग फसल भी काट लेते थे। काटते समय गाते थे, अब एक गाना गाते थे काटते समय कि ऊंच नीच की बई कियारी, जो उपजे सो भई हमारी। तो इस तरह के खेल गाना भी ये लोग गाते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैर से रौंद डालते थे। और जब फसल तैयार हो जाता है तो बड़े लोग भी क्या करते हैं, पहले तो इतना मशीन नहीं होता था, तो लोग पैर से ही अनाज उसमें से निकालते थे। तो इस तरह के ये लोग भी अनाज निकालते थे। कसोरे मतलब मिट्टी का बना छिछला कटोरा का सूप बनाकर उसाते थे। सूप क्या होता है, गांव में भी देखेंगे, सूप से लोग अनाज फटकते हैं। अनाज से जो भी कुछ उसमें जो कुछ हस्क वगैरह रहता है उसको निकाला जाता है। तो ये लोग भी क्या करते थे, सूप बनाकर उसाते थे। मतलब वहां पर जो हवा आती थी उसमें सूप से अनाज निकालते थे। फिर मिट्टी की दिए के तराजू बनाते थे, तौल कर राशि तैयार कर देते थे। और तौलते थे किस तरह, जैसे बड़े लोग को देखते होंगे कि किस तरह तराजू पर अनाज तौलते हैं, इस तरह ये लोग भी तौलते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। उनके पिताजी तो जानते थे कि बच्चे इस तरह से
खेलते हैं तो खेल खेल में ही ये लोग बहुत कुछ सीख जाते थे। और उनके पिताजी ये कहते थे कि इस साल कैसी रही खेती भोलेनाथ, तो इन बच्चे लोगों का मनोबल इससे बढ़ता था। फिर क्या हुआ, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। और लेखक यहाँ बताते हैं कि ज्यों ही इनके पिताजी पहुंच जाते थे तो ये लोग शर्मा जाते थे और खेत खलिहान छोड़कर भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे और बच्चे लोग इस तरह से खेलते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब आने जाने वाले लोग जो होते हैं राह में, वे लोग भी बच्चे का खेल देखकर वहां देखने लगते थे कि बच्चे किस तरह से खेला करते हैं। उन लोगों को भी अच्छा लगता था। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। और क्या होता है, गांव में कोई न कोई हमेशा जैसे कृष्णाष्टमी का मेला लगेगा, दुर्गा पूजा का मेला या बहुत तरह का मेला होता है, तो मेले में वहां पर लोग जब जाते थे तो बच्चे लोग चिल्लाने लगते थे, चलो भैया भाइयों ददरी सातू पिसान की मोटरी। मतलब अगर ददरी मेला जाना है तो लोग सत्तू पिसा के ले जाते थे, मतलब पोटली में सत्तू बांध कर ले जाते थे, क्योंकि रास्ते में अगर भूख लगती थी तो लोग सत्तू खाते थे। तो बच्चे लोग कहते थे, चलो भाइयों ददरी सातू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। और वह रास्ता था, रास्ते से हमेशा शादी ब्याह होती रहती थी। तो क्या होता है, वहां से पालकी जाती रहती थी। पालकी पे अभी तो गाड़ी में जो है कार वगैरह का इंतजाम करके दुल्हन को ले जाया जाता है शादी के बाद, लेकिन पहले पालकी में दुल्हन को ले जाते थे। तो जब ये लोग हारदार पालकी देखते थे, मतलब ढकी हुई पालकी जिसमें दुल्हन बैठ कर जाती रहती थी, तो ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। मतलब रहरी बोलते हैं अरहर दाल को। तो इस तरह जो है गाना गाते थे कि डोला की कन्या हमार मेहरी, मतलब डोली में जो दुल्हन बैठी है वह हमार मेहरी है, मतलब इस तरह से गाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े वर उन लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला, वैसा घोर मोहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब लेखक कोई ऐसा बूढ़ा बर देखा होगा, दूल्हा देखा होगा, जिसको कुछ बोल दिया तो वो क्या किया, बच्चे लोगों को दौड़ा कर ढेलों से, मतलब मिट्टी का टुकड़ा से इन लोगों के ऊपर मारने के लिए दौड़ा। आगे बताते हैं कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। क्या होता है, आम का समय होता है तो देखेंगे हम लोग अक्सर देखते हैं कि आंधी आती है और आंधी में बहुत सारे आम टूट भी जाते हैं। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। और क्या होता था, लेखक बताते हैं कि क्या होता था, उस समय आम की फसल में जब आंधी आती थी और आंधी जब खत्म होने वाली रहती थी तो उस समय सारे बच्चे बाग में दौड़ पड़ते थे जहां आम की खेती होती है। वहां पर आंधी में पके पके आम नीचे गिरते थे, गोपी आम। तो ये लोग गोपी आम वहां पर खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पर गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। और आगे लेखक बताते हैं कि एक दिन की बात कि आंधी जोर से आई थी और पूरा आकाश जो है काले बादल से ढक गया था। मेघ बहुत तेज गरज रही थी, बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा सनसनाने लगी थी और पेड़ झूमने लगे थे। लेखक बताते हैं कि वहां पर सारे बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब ये कहावत कहकर वे लोग ये कहना चाहते थे कि ये बारिश जो आने वाली है वह आंधी बारिश वह खत्म हो जाएगी। यह गाना हम गाएंगे तो इस तरह की वे लोग लाइन गा रहे थे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब यह गाने के बाद उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि बिलाई मतलब बारिश खत्म हो जाएगी, लेकिन बरखा ना रुकी। लेकिन ये गाना गाने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पैरों की जड़ में धर से सट गए, जैसे कुत्तों के कान में
अंठाई चिपक जाती है, मतलब कुत्तों के कान में एक कीड़ा होता है जो चिपक जाता है। इस तरह ये लोग डर के मारे, जब बारिश हो रही थी तो ये लोग पेड़ के जड़ में सट गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन बरखा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, और वहां पर बाग बगीचा था, उसमें बहुत सारे बिच्छू वहां पर नजर आए। बारिश में क्या होता है, जो भी जीव जंतु है वो निकलने लगता है बाहर। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संजोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए, और बैजू जो था उन लोगों के साथ वह ढीठ लड़का था, मतलब बदमाश लड़का था। और संजोग की बात है कि बीच में मुसन तिवारी भी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उसको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब यह लाइन जैसे ही बोला, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। लेखक के साथ जितने भी बच्चे थे सारे यही बात बोलने लगे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, और इस बात पर क्या हुआ, मुसन तिवारी बच्चे लोगों को बहुत दौड़ाया मारने के लिए। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, और लेखक बताते हैं कि हम लोग क्या किए, अपने अपने घर की ओर चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। और लेखक बताते हैं कि जब ये लोग नहीं मिल सके तो क्या किए, तिवारी जी जिस पाठशाला में क्लास में ये लोग पढ़ते थे, स्कूल में, वहां पर गए, और वहां पर जो टीचर हैं उनको कंप्लेन कर दिए कि बच्चे ऐसे ऐसे हमको तंग कर रहे हैं। तो वहां से क्या हुआ, 4 लड़का मिल करके लेखक को पकड़ने के लिए वहां पर टीचर भेज दिए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, बैजू तो भाग गया, हम पकड़े गए। अब लेखक पकड़ा गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़ते हुए पाठशाला आए। बाबूजी को पता चल गया, क्योंकि घर में 4 आदमी को भेजा गया था, तो पता चल गया कि उनको स्कूल में ले जाया गया है। उनके पिताजी को लगा कि अब तो उसके ऊपर मुसीबत आएगा, बहुत रोएगा। फिर वहां जाकर जब उनके पिताजी पहुंचते हैं तो गोद में उठाकर लेखक को पुचकारने लगे, फुसलाने लगे। हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। और लेखक बताते हैं कि वे काफी रोने लगे, और रोते रोते क्या हुआ, उनका जो कंधा है आंसुओं से भीग गया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए, और उनके पिताजी जो टीचर से विनती किए, फिर घर लेकर उनको आ गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। तो यह सब बच्चे लोग गाना गाते थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। अब लेखक जो रो रहे थे सारे भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े, और उनके पिताजी गोद में लिए हुए थे। अब लेखक वहां पर जिद करने लगते हैं, और बच्चे को देखकर वे उतर गए वहां पर खेलने के लिए, और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। कौन, मकई पकाए माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ, यह गाना वे भी गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। और मकई के खेत में सारे बच्चे दौड़ पड़ते हैं, मकई बोलते हैं कॉर्न को। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। अब लेखक बताते हैं कि बच्चे लोग क्या किए, वहां पर मकई का खेत था, उसमें बहुत सारी चिड़िया थी। ये लोग अब सोच रहे थे कि चलो चिड़िया ही पकड़ लेते हैं। अब राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। चिड़ई मतलब चिड़िया। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पढ़ाई पीर नहीं जानते। अब उनके पिताजी और उनके साथ कई आदमी जो खड़े थे, तो ये लोग जो चिड़िया पकड़ रहे थे, तो इन पर इनके पिताजी बोल रहे थे, और लोग भी बोल रहे थे कि देखो चिड़िया का जान जाए, और ये लोग बंदर के जैसा खेल रहा है।
एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलेचने लगे। अब एक टीले पर जाकर ये लोग क्या करते हैं, वहां पर जो एक चूहे का बिल था उसमें जाकर पानी ये लोग डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब क्या हुआ, जब ये लोग चूहे के बिल में पानी डालने लगे तो क्या हुआ, पानी डालने के बाद सांप उसमें से बाहर निकल आया। अब ये लोग जब देखे तो रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, मतलब मुंह के बल गिरा, कोई अट्टा चिट गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, मतलब खूनों से भर गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। ये लोग सांप देखकर बेतहाशा दौड़ पड़े और इन लोगों का पैर लहूलुहान हो गया। अब आगे बता रहे हैं कि हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुरगुरा रहे थे और जब लेखक वहां से सांप के डर से दौड़ते हुए घर में आए तो उनके पिताजी बैठक में, मतलब बरामदे में हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए और लेखक को के पिताजी उनको बुलाए भी, लेकिन लेखक अपने माँ के पास दौड़ते हुए चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली, माँ के गोद में चले गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल को चून रही थी, साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अब माँ जब यह सब देख रही है कि बच्चे इस तरह से रो रहे हैं तो माँ कारण पूछ रही है। चावल बिनना छोड़ दी है और माँ भी डर गई काफी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, मतलब कभी वह आलिंगन करती थी, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ कर हमें चूम लेती थी। बड़े संकट में पड़ गई। उनकी माँ बहुत संकट में पड़ गई कि पता नहीं मेरे बच्चे को यह क्या हो गया है। कभी उनको आलिंगन करती थी, कभी आंचल से उनको पोंछती थी, कभी उनको चूमती थी। इस तरह माँ बच्चे को प्यार कर रही थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई और उनकी मम्मी क्या की, माँ जल्दी से हल्दी को पीसकर उनके घाव पर लगा दिया गया। घर में कोहराम मच गया, मतलब पूरे घर में शोर मच गया। हम केवल धीमे सुर में सांस सांस कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जा रहे थे। उनके मुंह से रोते समय पूरा स्पष्ट रूप से सांप नहीं निकल रहा था, केवल सांस सांस कहते हुए मैया के आंचल में छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार-बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। और इस तरह लेखक आंख बंद कर रहे हैं, आंखें खोलना चाहते हैं पर खुल नहीं पा रही है। उनके ओठ कांप रहे हैं और मैया सारा दृश्य देख रही है और माँ उन्हें लाड़ कर रही है, प्यार भी कर रही है, गले भी लगा रही है। तो उस समय का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था कि माँ किस तरह बच्चे को प्यार कर रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। और लेखक बताते हैं कि जब इतना कुछ देखे कि किस तरह से लेखक भागते हुए माँ के पास गए हैं तो उनके पिताजी तुरंत दौड़कर आते हैं और उनके माँ के गोद से अपने गोद में लेना चाहते हैं। पर लेखक माँ के ही गोद में रहना चाहते हैं क्योंकि माँ के आंचल में, माँ के गोद में उनको अपार शांति का अनुभव हो रहा है और माँ के छाया को वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाने का कोशिश किया गया है कि पिता भले ही चाहे कितना भी प्यार बच्चों को करे, लेकिन माँ का प्रेम अद्भुत होता है, अनोखा होता है और माँ के प्रेम में असीम शांति और असीम सुख प्राप्त होता है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।